सोचो तुम 20 साल के हो, तुमने अभी ज़िंदगी देखी भी नहीं और एक दिन तुमसे कहा जाता है कि इस प्लेन में फ्यूल सिर्फ एक तरफ का है। लैंडिंग गियर निकाल लिया जाता है, पैराशूट भी नहीं दिया जाता और फिर एक सेंटेंस बोला जाता है, तुम्हारा मिशन तब कंप्लीट होगा जब तुम वापस नहीं आओगे। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग चैप्टर की, कामिकाजे पायलट्स। वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआत में जापान एक अनस्टॉपेबल पावर लग रहा था। पर्ल हार्बर पर अटैक, साउथ ईस्ट एशिया में रैपिड एक्सपेंशन। जापान को लगता था हम अनबीटेबल हैं। लेकिन 1943 आते आते पिक्चर बदलने लगी। अमेरिका के पास थे ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा प्लेन्स, ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा ट्रेंड पायलट्स और इंडस्ट्रियल पावर जो रुक ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ जापान के पास रिसोर्सेज कम बचे थे, फ्यूल नहीं था और अब ट्रेंड पायलट्स भी चुनिंदा ही बचे थे। यहीं से शुरू होता है डेस्परेशन का फेज। कामिकाजे का मतलब होता है डिवाइन विंड, यानी भगवान की हवा। ये नाम जापान की हिस्ट्री से आया है। दरअसल 13वीं सेंचुरी में जब मंगोल आर्मी जापान पर अटैक करने वाली थी, तब एक भयंकर तूफान ने मंगोल शिप्स को डुबा दिया। जापान ने माना भगवान ने हमें बचाया है। वर्ल्ड वॉर 2 में इसी मिथ का दोबारा से यूज़ किया गया। जापान ने कहा इस बार डिवाइन विंड हम खुद बनेंगे और यहीं से शुरू होता है सुसाइड अटैक यूनिट का कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, ये आइडिया रिलीजियस नहीं था, मिलिट्री डेस्पिरेशन से आया था। 1944 में जापानीज आर्मी ने कैलकुलेट किया कि नॉर्मल अटैक से अमेरिकन शिप डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, लेकिन अगर प्लेन सीधा शिप से टकरा जाए तो पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी कि एक पायलट इज इक्वल्स टू एक गारंटेड मिसाइल। ये एक कोल्ड ब्रूटल कैलकुलेशन था, है ना। मुझे भी इतना समझ नहीं आया। ह्यूमन लाइफ को बेसिकली वेपन बना दिया गया। जिन पायलट्स को इस मिशन के लिए चुना गया वो कोई ट्रेंड पायलट्स नहीं थे। मोस्टली 17 से लेकर 24 साल तक के कॉलेज स्टूडेंट्स थे, जिनमें से कईयों ने फाइटर प्लेन प्रॉपरली देखा भी नहीं था। जापान के पास टाइम नहीं था। कई पायलट्स को सिर्फ टेक ऑफ सिखाया गया, लैंडिंग कभी सिखाई ही नहीं गई क्योंकि लैंडिंग का प्लान ही नहीं था। ऑफिशियली जापानीज आर्मी ने कहा कि ये पायलट्स वॉलंटियर करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से इन्वॉल्व होते हैं, हम इनको फोर्स नहीं करते। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। दरअसल इन्हें एक फॉर्म दिया जाता था जिसमें 3 ऑप्शंस होते थे। आई स्ट्रांगली विश टू सर्व, आई विश टू सर्व एंड आई एम विलिंग टू सर्व। मतलब नो का ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता था और जो हेजिटेट करता उसे डरपोक माना जाता, फैमिली की इज्जत खतरे में आ जाती। इसलिए कई पायलट्स ने सोसाइटल प्रेशर की वजह से हाँ कहा। मिशन से पहले का दिन सबसे ज्यादा खौफनाक होता था। पायलट्स को दिया जाता एक वाइट हेडबैंड, जिसे जापानीज में हाची माकी कहते हैं। सेक एक तरीके की राइस वाइन होती है और लास्ट लेटर लिखने का टाइम। उन लेटर्स में लिखा होता, माँ मुझे माफ करना, मुझे जिंदगी से प्यार था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मेरे पास चॉइस नहीं थी, अपना ख्याल रखना, अलविदा। ये लेटर्स प्रोपेगेंडा के लिए दिखाए गए, असल में ये अधूरे जीवन के सबूत थे। मूवीज कामिकाजे को ड्रामेटिक दिखाती है, लेकिन रियलिटी ज्यादा क्रूएल थी। असल में मुश्किल से 20% अटैक्स ही हिट कर पाते थे। ज्यादातर प्लेन शूट डाउन हो जाते या फ्यूल खत्म होने पर कहीं और क्रैश हो जाते। कई पायलट्स लास्ट मोमेंट पे फियर से कंट्रोल लूज कर देते या जानबूझ के भी शायद समुद्र में गिर जाते। अमेरिकन सेलर्स के लिए कामिकाजे सबसे टेरिफाइंग वेपन था। रेडार वार्निंग मिलती थी लेकिन प्लेन रुकता ही नहीं था, जिसकी वजह से वो एक कॉन्टिन्यूअस फियर में रहते थे। आगे चल के कई सोल्जर्स को PTSD भी हुआ, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसीलिए अमेरिका ने डिसाइड किया इस वॉर को जल्दी खत्म करना पड़ेगा किसी भी कॉस्ट पे। 1945 आ चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग के बाद जापान सरेंडर कर देता है। लेकिन एक सवाल रह जाता है, अगर सरेंडर पॉसिबल था तो हजारों जवानों को मरना क्यों पड़ा। वॉर के बाद जापान ने एक्सेप्ट भी किया कि कामिकाजे स्ट्रेटेजी मिलिट्री सक्सेस नहीं था, ये एक मॉरल फेलियर था। आज जापान की टेक्स्ट बुक्स में कामिकाजे को ग्लोरीफाई नहीं करते, बल्कि एक वार्निंग के रूप में दिखाते हैं। कामिकाजे पायलट्स की कहानी हीरोइज्म की नहीं है, ये कहानी है मैनिपुलेशन की, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की
और जवानी के एक्सप्लॉयटेशन की। जब कोई सिस्टम तुम्हें सिखा देता है कि तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा किसी आइडिया की वैल्यू है, तब सबसे पहले इंसान खत्म होता है। और शायद हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन भी यही है।